नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इम्पैक्ट। आपके साथ मैं हूं नाज़नीन नकवी। बात करेंगे उपचुनाव के रण की, जहां पर प्रत्याशी अब जोर आजमाइश करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पार्टी के शीर्ष नेता भी उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों ही दलों के सामने इस वक्त जो चुनौती दिख रही है वो है नाराजगी की चुनौती। जी हां, दोनों दलों में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे चेहरे सामने आ रहे हैं जो अपनी अपनी पार्टी से नाराज हैं, लेकिन देखना होगा कि इस नाराजगी को साधने के लिए, इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी हो या कांग्रेस किस तरीके से जोर आजमाइश करती नजर आएगी। अगर बात करें यहां पर दीपक भूरिया की, तो जिस तरीके से उनकी नाराजगी सामने आई है, उन्होंने साफ कह दिया है अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल के खड़े हैं और उनका कहना है कि अब पार्टी ने जब उनके तवज्जो नहीं दी तो उसका सामना करने की तैयारी वो कर लें। साथ ही साथ सहानुभूति, वोट बटोरने की भी बात आ रही है पृथ्वीपुर को लेकर। कांग्रेस की यहां पर लगातार ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा वोट जो है वो प्रत्याशी पार्टी की झोली में डाल पाए, लेकिन क्या ये सब कुछ आसानी से कर पाएंगे प्रत्याशी, क्योंकि चुनौतियां बेशुमार हैं। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी में जिस तरीके से शिशुपाल नितेंद्र के सामने बीजेपी से सामने है, तो यह माना जा रहा है कि उनके पास जनता के सामने रखने के लिए विकास की बात है, राज्य सरकार की बात करें या फिर केंद्र सरकार की योजनाओं के बखान की बात करें, काफी जो उपलब्धियां हैं वो उनके खाते में जाती हैं, जिससे जनता पर खासा असर वो छोड़ सकते हैं। दीपक से मेरी भी बात हुई है, कमलनाथ जी की भी बात हुई है। मैं समझता हूं कि वो एक डिवोटेड परिवार है। कलावती जैसी दमदार महिला हमारी कांग्रेस में शायद उसका विकल्प नहीं है। समझाइश हो जाएगी दीपक को और वो चुनाव बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। कांग्रेस का नारा है, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। हम जाति पाति देख के टिकट नहीं देते। 15 अक्टूबर तक के कार्यक्रम आज चुनाव प्रबंधन समिति में हम लोगों ने तय किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी पहले पृथ्वीपुर विधानसभा का नामांकन कराएंगे और उसके पश्चात फिर रैगांव विधानसभा का नामांकन कराने जाएंगे। तो बात चाहे खंडवा की करें या फिर पृथ्वीपुर की, नजरें लगातार लगी हुई हैं और टिकट जिस तरीके से बांटे गए हैं उसे लेकर दोनों ही तरफ से कहा जा रहा है कि परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा देने की पार्टी मंशा नहीं रखती है और इसीलिए जो कार्यकर्ता हैं उन्हें आगे किया जा रहा है। ऐसे कार्यकर्ता जिनका जनता से सीधा जुड़ाव है। अगर देखा जाए तो खुद इस 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से पूरा संगठन हो, मुख्यमंत्री हो, लगातार सक्रियता बनाए हुए हैं। पार्टी प्रत्याशियों के नामांकन की अगर हम बात करें तो उसे लेकर भी जिस तरीके से सक्रियता दिख रही है। कल भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने प्रत्याशी के साथ नामांकन दाखिल कराया था और आज भी जब वो रैगांव पहुंचेंगे तो पार्टी प्रत्याशी के नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेता सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से खंडवा में जो नाम सामने आया है उसके बाद माना जा रहा था कि अरुण यादव की नाराजगी है, लेकिन अरुण यादव हो या फिर सुरेंद्र सिंह शेरा जो पहले ये कह चुके थे कि उनकी पत्नी को ही टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट ना मिलने के बावजूद वो कांग्रेस के समर्थन की बात कहते हुए नजर आए हैं। तो चलिए समझ लेते हैं कि सपोर्ट और कंट्रोल पर कैसे ये उपचुनाव बहुत ज्यादा रोमांचक रहने वाले हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ रवि शुक्ला जुड़ रहे हैं, प्रदेश सचिव कांग्रेस से। बहुत स्वागत है दोनों का। और सबसे पहला सवाल जो है रवि जी आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी पार्टी में अरुण यादव जी के इंकार के बाद काफी सरगर्मियां हुई थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं, प्रत्याशी के साथ हैं। देखिए, अरुण यादव जी के स्टेटमेंट को मेरे ख्याल से आपने भली भांति सुना होगा। आप एक जवाबदार टीवी चैनल से हैं। अरुण यादव जी ने कहा था कि इस कांग्रेस पार्टी ने मुझको 47 वर्ष की उम्र में बहुत कुछ दिया है। अरुण यादव जी ने कहीं भी प्रत्याशी चयन को लेकर अपना विरोध दर्ज नहीं कराया था। उन्होंने तो धन्यवाद और साधुवाद दिया था कांग्रेस पार्टी को कि उन्हें क्या क्या पद मिले हैं और किस किस स्तर पे उन्होंने पद को पाया है। पार्टी की आशा के अनुरूप उन्होंने कार्य करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे अरुण यादव जी। एक जवाबदार नेता हैं मध्य प्रदेश के, एक सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस के। देखिए, परिभाषित करना है कि किसी के बयान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ करके उसकी व्याख्या करना अलग विषय है। सुरेंद्र सिंह शेरा जो हमारे विधायक हैं, मैं उन्हें निर्दलीय नहीं मानता हूँ, अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ।
क्योंकि उनकी यदि पृष्ठभूमि हम देखें तो उनके परिवार में कितनी बार उनके अग्रज सांसद रहे हैं, दोनों अग्रज उनके परिवार से पहले भी विधायक रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी कांग्रेस की है और जन सेवा की भावना है। जहां तक रही बात कांग्रेस प्रत्याशी की बात, तो वो 3 बार वो एमएलए रहे हैं, जनता से जुड़े हैं, सहज और सरल हैं। उनके बारे में मैं बोलता हूं कि जो पूर्णी जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, राजनारायण सिंह जी, वो इतने सहज सरल और मृदुभाषी हैं कि उन्होंने अपना एक स्थान पूरे खंडवा लोकसभा क्षेत्र में एक अलग ही बना रखा है। कांग्रेस में आइडियोलॉजी की बात की है पार्टी के संदर्भ में, आप दीपक भूरिया उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी नाराजगी तो सामने है, वो कह रहे हैं कि हम नामांकन भी दाखिल करेंगे, निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे। देखिए, दीपक भूरिया जी से हमारा संवाद चल रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कांग्रेस पार्टी में नाराजगी है, भारतीय जनता पार्टी में तो कांग्रेस से ज्यादा नाराजगी है। उसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, जोबट से तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं हम फॉर्म भरेंगे। हर्ष चौहान जी उनके नामांकन फॉर्म में शामिल नहीं हुए, जबकि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी थे। तो नाराजगी और ये तो सभी दलों में है, और भारतीय जनता पार्टी में हमसे ज्यादा नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो कार्यकर्ता बचे नहीं है, नेता बचे नहीं है, इसलिए वो आयातित और क्रय कर करके एक के बाद एक क्रय करते जा रहे हैं लोगों को और अपनी पार्टी में शामिल करते जा रहे हैं। चलिए, मैं इसका जवाब चाहूंगी राजपाल सिंह जी से। राजपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, इसका एक पक्ष और है जो आदरणीय रवि शुक्ला जी अभी कह रहे थे, इसका एक पक्ष और है। भारतीय जनता पार्टी में तो बड़ी सरलता से उन्होंने आरोप लगा दिया कि हम दूसरे लोगों को सदस्यता दे रहे हैं, पर कांग्रेस के बारे में एक बार वो विचार करें कि जो कांग्रेस जो राष्ट्रीय दल था, जो राष्ट्रवादी ऐसी पार्टी थी जिसके बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता हुए, जिनका नाम है इस देश में, इस देश के राजनीतिक इतिहास में, आज उस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व जब जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार जैसे लोग करने लगे, तो वो जो निष्ठा से जुड़े हुए लोग थे कांग्रेस में, जो ये चाहते थे कि भारत माता की जयकार हो, वो लोग सब कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो नेतृत्व पसंद नहीं है, क्योंकि वो अविश्वास के दौर से गुजर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस में अंदरूनी तौर पे जो चल रहा है, आप देखेंगे कि जिस प्रकार से G23 एक ग्रुप बना है, जिसमें नटवर सिंह जी हुए, मनीष तिवारी हुए, कपिल सिब्बल हुए, ये सब लोग जिस प्रकार से इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुखालफत करने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से पंजाब का पूरा सिनेरियो है, कैप्टन का और तमाम जो वहाँ हुआ है घटनाक्रम, वो जो अविश्वास का दौर है, जो छत्तीसगढ़ में जाके आप देखेंगे भूपेश बघेल जी के खिलाफ जिस प्रकार से वहाँ के कांग्रेस के विधायक। सिसोदिया साहब, ये तो समझ में आता है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे की पार्टी में बहुत बेहतर तरीके से ध्यान देते हैं और उनकी कमियों को भी उजागर करते हैं। लेकिन चूंकि अब उपचुनाव से जुड़ी हुई आज हम बात कर रहे हैं, बात है यहाँ पर सपोर्ट की, बात है डैमेज कंट्रोल की। यहाँ पर खुश होने की जो बात है रवि शुक्ला जी के लिए, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में डैमेज है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? रैगांव में जिस तरीके की बगावत की बात सामने आ रही है, हर्ष चौहान की नाराजगी की बात सामने आ रही है, जो रवि शुक्ला जी भी कह रहे हैं, इस पर आप कुछ कहेंगे? होने दी, मैं वही कह रहा था कि अविश्वास का दौर एक तरफ कांग्रेस में इस प्रकार का है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखेंगे तो जिस विचारधारा को लेकर हमने काम शुरू करा था, जो वादे हमने किए थे, वो आज जब हम पूरे करते दिख रहे हैं, तो जनता हम पर विश्वास करने लगी है। तो ये जनता के बीच में विश्वास और अविश्वास का चुनाव है। शिवराज सरकार भरोसा बरकरार, इस नारे के साथ हम जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमने जो किए वादे पूरे किए, तो हम पे जनता विश्वास कर रही है, वहीं कांग्रेस पे जनता तो छोड़ो, कांग्रेस के नेता ही विश्वास नहीं कर रहे, उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो चुनाव का परिणाम तो स्पष्ट सामने दिख रहा है। चलिए, हमारे साथ चर्चा में वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है उनका। गौरव सर, आपने राजपाल जी की बात सुनी, उनका कहना है कि जनता हमारे साथ है, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जिस तरीके से खबर रैगांव से आ रही है, अगर बात करें हर्ष सिंह चौहान की, हालांकि वहां एक सहानुभूति वोट लेने की जो बात है वो बनी हुई है। हमने जिस तरीके से देखा, वहां पर पहुंचे ज्ञानेश्वर पाटिल और जिस तरीके से वो रोए, उन्होंने जिस तरीके की बातें कही। लेकिन हर्ष चौहान की नाराजगी, क्या आपको लगता है कि इससे भी बीजेपी को कहीं ना कहीं अंदर अंदर कुछ डैमेज दिख रहा है, जिसे कंट्रोल करने की कोशिश लगातार की जा रही है? नाजनीन जी, जब भी प्रत्याशियों का चयन किया जाता है किसी भी चुनाव के लिए हो, वो चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, विधानसभा के हो या लोकसभा के हो, प्रत्याशी चयन के बाद एक स्वाभाविक नाराजगी कार्यकर्ताओं की और चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की उभर कर सामने आती है।
आती रही है और आती रहेगी, इसे रोका नहीं जा सकता है। और इसी के साथ लेकिन ये सब दिक्कत तब सबसे ज्यादा हो जाती है जब किसी अन्य दल के कार्यकर्ता को या नेता को अपनी पार्टी में लाकर प्रत्याशी बनाया जाता है। उस समय जो डैमेज होता है, उस डैमेज को कंट्रोल करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक स्वाभाविक नाराजगी होना और एक नाराजगी का पनपना, दोनों में अंतर होता है। और ऐसी परिस्थिति में जो भी दल इस तरीके के काम करते हैं, वो चाहे कांग्रेस रही हो चाहे भाजपा रही हो, उन्हें खामियाजा उठाना पड़ता है। डैमेज करने के लिए जो रणनीतियां पार्टी के आला नेता रहते हैं, वो रणनीतिकार बैठकर तैयार करते हैं और उसको सेटल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन समय लंबा लगता है और चुनाव में तब तक जो दूसरा प्रत्याशी रहता है वो थोड़ा आगे हो जाता है। जी जी, हमारे साथ राजपाल जी हैं। राजपाल जी, एक और प्रश्न यहाँ पर रवि शुक्ला जी ने प्रश्न भी किया, साथ ही आरोप भी लगाया। वो कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के नेताओं को आयातित करके ले जा रहे हैं, आपकी पार्टी में मजबूत नेता नहीं है, और शायद ये बात जो है वो सुलोचना रावत के संदर्भ में कह रहे हैं। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सुलोचना जी ने कांग्रेस नेतृत्व पे अविश्वास प्रकट करके अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम किया है। एक बात। दूसरी बात, अगर रवि शुक्ला जी की बात को हम कुछ समय के लिए मान भी लें कि भाई कांग्रेस से लोग हमारे इधर पहुंचने का काम हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? जैसा कि अभी मैंने विस्तार से बताया था कि जो अविश्वास का दौर चल रहा है कांग्रेस के अंदर, जिस प्रकार से एक भगदड़ मची हुई है, उसका कारण ही ये है कि कांग्रेस के पास नेतृत्व और नीति का अभाव है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेता का अभाव नहीं है। हम नहीं, पूरा विश्व कह रहा है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली नेता माननीय नरेंद्र मोदी के रूप में हमने भारतीय जनता पार्टी ने ही भारत को देने का काम किया है। और इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान जी जैसा एक संवेदनशील जननायक देने का काम भी हमने ही किया है, भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। अभाव तो कांग्रेस में है, भगदड़ तो कांग्रेस में है, अविश्वास तो कांग्रेस में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सरकार, भरोसा बरकरार, विश्वास तो हमसे। लेकिन आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जो उम्मीद लगाए बैठे थे, उनकी उम्मीदों का आपने ख्याल नहीं रखा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता विचारधारा को लेकर काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर उम्मीद को लेकर या किसी पर्टिकुलर पद के लिए काम करता है, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। इसलिए हमारा जो विचार आधारित संगठन से कार्यकर्ता के रूप में जो काम करने वाला कार्यकर्ता है, वह कार्यकर्ता जो पोलिंग पे काम करता है, आज उसी ने पार्टी को शिखर को पहुंचाने का काम किया। देश के केंद्र में हमारी सरकार है, केंद्र के अलावा। चलिए ठीक है, यानी संगठन के जो फैसले हैं वो कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है। रवि शुक्ला जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही है, या फिर कांग्रेस में जो बगावत की बात सामने आ रही है दीपक भूरिया की तरफ से हो, या फिर साख बचाने की बात हो, इस ये जोबट और पृथ्वीपुर के संदर्भ में मेरा प्रश्न है, क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज सरकार और मध्य प्रदेश की जनता बेहाल बचाने का प्रयास मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे छोटे भाई राजपाल जी कर रहे हैं। त्राहिमाम प्रदेश की जनता कर रही है। कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जी की जहां तक प्रश्न आता है, वो देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं। उनके बारे में शायद राजपाल जी ने बहुत विस्तारित ना पढ़ा है ना उनको सुना है। जहाँ तक G23, लेकिन राजपाल जी तो ये कह रहे हैं कि जो देशभक्त हैं, जो राष्ट्रभक्त हैं, वो बीजेपी में जा रहे हैं, आपकी पार्टी को भी छोड़ दे रहे हैं। वो तो नहीं, ये राजपाल जी का आरोप मात्र है। प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में यदि कोई दल है तो सबसे पहले दल कांग्रेस पार्टी है। ये G23 जो कपिल सिब्बल जी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने प्रजातांत्रिक कांग्रेस पार्टी में व्यवस्था है, कपिल सिब्बल जी ने अपनी बात को रखी। यदि वो हाईकमान के खिलाफ होते, कपिल सिब्बल जी और आदरणीय विवेक तनखा जी, तो गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट में जाके लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई उसके संदर्भ में, और प्रियंका जी का जो अप्रजातांत्रिक तरीके से विधिक विरोधी तरीके से उनकी जो गिरफ्तारी हुई, उसके संदर्भ में वो आवाज नहीं उठाते। जहां तक रही बात मध्य प्रदेश की, तो राजपाल जी बहुत बखूबी अपने दल का बचाव कर रहे हैं। वो बचाव करें, उनका अपना कार्य है, पर प्रदेश की जनता इतनी बदहाली की दौर में गुजर रही है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई शहर नहीं है मध्य प्रदेश का जहां पे बिजली कटौती नहीं हो रही है। प्रदेश की जनता ये जानती है कि महंगाई का ये दौर आजाद भारत में पहली बार आया है, जिसमें डीजल और पेट्रोल की कीमतें भी शामिल हैं, दालों की कीमतें शामिल हैं, खाद्यान्न की कीमतें शामिल हैं। जहां तक रही बात दलों की, तो कांग्रेस पार्टी के जो लोग कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हैं, हमारे दल की आंतरिक व्यवस्थाएं हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं हैं,
हमारा रवि जी, दल कोई कांग्रेस ने क्षेत्र वाइज कुछ घोषणा पत्र की भी बात कही थी कुछ दिन पहले, तो ये मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, इन पर ही आप टारगेट करने वाले हैं या और भी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें आप शामिल करेंगे? देखिए, क्षेत्रवाद की जहां तक बात आती है तो जो क्षेत्र में जहां पे जिस बिंदु के आधार पर क्षेत्र का विकास होना चाहिए वो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मैं तो इसको दल से ऊपर हटके टिप्पणी करूंगा इस विषय में। यदि उस क्षेत्र का विकास करना है और किसी क्षेत्र में यदि रोड नहीं है, किसी क्षेत्र में नाली नहीं है, किसी क्षेत्र में पानी की समस्या है, तो यदि कांग्रेस पार्टी ने ये विषय को उठाया है तो मैं उस दल के कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, एक मध्य प्रदेश और देश का एक सच्चा नागरिक होने के नाते कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिंदु को उठाया। क्योंकि यदि क्षेत्र की जनता परेशान है उन समस्याओं को लेकर और यदि हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी यदि ये वादा करती है कि उन समस्या को सुलझाएगी तो ये तो जनता के पूछ लेती हूँ। गौरव सर हमारे साथ हैं। गौरव सर, अभी अगर देखा जाए क्षेत्र वाइज घोषणा पत्र की बात की जा रही है, इसे लेकर बीजेपी ने सवाल भी पूछा था कि घोषणा किस तरीके की घोषणा है। आप वादा कर सकते हैं लेकिन घोषणा वाले जो काम है वो तो सरकार पहले ही कर रही है, तो ये घोषणा वाला जो एंगल लेकर आई है, ये फॉर्मूला लेकर जो आई है कांग्रेस, आपको लगता है काम करेगा? नहीं, देखिए, जब भी किसी चुनाव में जाते हैं तो जो एक काम काज जो भविष्य में किए जाना है उसको लेकर के एक प्रपोजल तैयार किया जाता है, घोषणा पत्र तैयार किया जाता है। जो भी विधायक वहां से चुनाव जीतेगा वो अपने क्षेत्र में उन कामों को कराने के लिए प्राथमिक तौर पर उसकी जवाबदारी रहेगी। तो अगर कांग्रेस इसे घोषणा पत्र, क्षेत्र वाइज घोषणा पत्र ले जाने की बात कर रही है तो इसे गलत नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन मैं नाजनीन जी अभी एक बात और थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि जो विषय है वो विषय परिवर्तित हो रहा है। जी जी जी। डैमेज कंट्रोल की बात, अगर कोई भी राजनीतिक दल किसी भी घटनाक्रम को एकाध बार करता है, कोई भी राजनीतिक प्रयोग करता है तो वो एकाध बार चलता है। बार बार जब वो राजनीतिक प्रयोग किए जाने लगते हैं तो दमों जैसे नुकसान उठाना पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा नुकसान दमों में उठाया, वहां पर डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई थी। जी। और उनके पार्टी के नेताओं ने ही आरोप लगाए थे कि हमारे ही पार्टी के जयचंद और विभीषणों ने हमें चुनाव हरवा दिया। जो नाराजगी क्षेत्रों में पनप रही है, उपचुनाव वाले क्षेत्रों में, उसको डैमेज करना बहुत जरूरी है। कार्यकर्ताओं की मूल भावना को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हमेशा आप अन्य दलों के प्रत्याशी को ले आए, हमेशा आप ऊपर से अपना एक निर्णय बनाकर थोप दें, ये दोनों राजनीतिक दलों के लिए घातक होता है। बिल्कुल। सर, यहाँ पर अगर हम सिंपैथी कार्ड की बात करें, चाहे वो खंडवा हो या पृथ्वीपुर हो, उस एंगल को आप कैसे देखते हैं, खासतौर से इन उपचुनावों में, जबकि नीतेंद्र के सामने शिशुपाल जैसे कैंडिडेट हैं जो करीब करीब अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे? नहीं, स्वाभाविक तौर पर जो भी सिंपैथी का वोट होता है, एक क्षेत्र में जो काम करने वाला नेता है, अगर उसका अवसान होता है तो उसके जो क्षेत्र के आम मतदाता के साथ, नागरिक के साथ जो संबंध है, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, उनका लाभ उस परिवार को हमेशा मिलता आया है। जितने भी उपचुनाव निधन के कारण हुए उनमें हमने अक्सर देखा है कि सहानुभूति के वोट के कारण वो एक प्लस पॉइंट बनता है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जहां जहां पर भी प्रत्याशी बदले जाने का काम किया है वहां उस दल को नुकसान उठाना पड़ा है। चलिए ठीक है। राजपाल जी, आपने गौरव सर की बात सुनी, क्या कहना चाहेंगे? बार बार एक ही पैटर्न काम नहीं करता। हालांकि कांग्रेस अपनी जीत के लिए दमो पैटर्न को आगे कर रही है, लेकिन क्या बीजेपी भी उससे हुए नुकसान का आंकलन करके उस पर एनालिसिस करके आगे बढ़ रही है? निश्चित तौर पर जब कोई संगठन में कुछ क्षति होती है तो उस क्षति के ऊपर गंभीरता से चिंतन मनन होता है, वो पूर्णावती ना हो उस चीज की प्रयास होते हैं और वो हमारे संगठन स्तर पर होंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ एक पूरा एक कार्यकर्ताओं का और काम करने की पद्धति का और कार्यक्रमों का एक पूरा एक अनुशासित क्रम है और उस अनुशासित क्रम में मैं ऐसा मानता हूँ कि जो जिन स्थानों पर हमने बाहर से आए हुए लोगों को टिकट देने का काम किया है, नए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को टिकट देने का काम किया है, वहाँ सहमति बना के करने का काम किया है। इस प्रकार से वहाँ के कोई कार्यकर्ताओं के अंदर कोई असंतोष की बहुत बात नहीं है। छोटी मोटी बातें अगर होती है तो उनको ठीक करने की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी है। अंदरूनी तौर पर हम जो है हमारे कार्यकर्ताओं से हमारे नेतागण चर्चा में है और इस प्रकार की कोई बात
पहली बात तो है नहीं। कोई छोटे मोटे 1-2 कार्यकर्ताओं की अगर कहीं से कोई खबर आ रही है तो उनको भी ठीक करने का काम और उनके साथ में तालमेल जमाकर उनसे बातचीत करने का काम। राजपाल जी, क्या चुनौती रहेगी इस उपचुनाव में? क्योंकि एक तरफ पार्टी के अंदर जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन होगी तो ठीक कर लेंगे, तो उसे ठीक करने के लिए भी एक आपको जगह रखनी होगी। और दूसरी बात, जहां कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रही है और लगातार इससे पहले उन्होंने प्रदर्शन के जरिए जनता के बीच पहुंचकर इस बात को बुलंद भी किया है, तो आपको लगता है कि ये असर डालेंगे उपचुनाव में? हाँ, निश्चित तौर पर ये लोग जो है सरकार में जो होते हैं उन्हें कुछ भी बोलने के पहले जो कर सकते हैं वही बोलने की स्थिति बनती है, जबकि विपक्ष तो कुछ भी बात बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है। अब जैसा इन्होंने जब 2018 में भी जनता को भ्रमित करने का काम किया था कि हम कर्जा माफ करेंगे 2 लाख तक का, और नहीं किया। क्या कर लिया जनता ने? सिविल ही बिगड़ा। आज किसानों की स्थिति है कि उनको रिफाइनेंस नहीं हो रहा है, ये तो आए बोल के चले गए। तो विपक्ष तो कुछ भी बोल के जा सकता है, ये जनता ने देख लिया है। पर जब सत्ता में बैठने के बाद क्या कर पाए? नहीं कर पाए। तो यह बात जनता समझने लगी है कि भाई कहाँ कुछ भी जा सकता है। अगर ये पेट्रोल के महंगाई की बात करते हैं तो क्या जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ सस्ता है क्या? वहाँ तो यहाँ मध्य प्रदेश से भी महंगा है। तो ये भी लोग देख रहे हैं। फिर इन्होंने वचन पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम डीजल पेट्रोल पे 5 रुपए लीटर कम करेंगे। क्या सरकार बनी? कांग्रेस की, कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे 1.5 साल, इन्होंने कम किया। यानी आप कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं, आप उसको लेकर बात करने वाले हैं, और वहीं कांग्रेस भी तमाम मुद्दों की बात करी है। लेकिन क्या बागी जो मुश्किल बढ़ा सकते हैं उनको लेकर या सपोर्ट करने वाले नेताओं की अगर हम बात करें, रवि जी आपने शुरुआत में कहा कि अरुण जी जो है वो पार्टी के साथ हैं, लेकिन अगर हम बात करें दीपक भूरिया, उन्हें कंट्रोल करने के लिए अभी जो बातचीत चल रही है उसमें कांग्रेस के संगठन को सफलता मिलेगी? देखिए, हमारा गन्ना मीठा और दूसरे का गन्ना फीका, ये शगल और ये जो साजिश और ये अफवाह फैलाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में उनको सिद्धहस्त प्राप्त है इस विषय में। आपके यहाँ पे आंतरिक कलह होगी, हम उसको निपटा लेंगे। कांग्रेस के यहाँ का आंतरिक कलह होगा, वो नहीं निपटा पाएंगे। अरे हमारे यहाँ पे भी संगठन है साहब, हमें जो करना है संगठनात्मक स्तर पर वो हम करेंगे। हमारे आइडियोलॉजी के या संगठन से जुड़े जो लोग हैं जिनसे संवाद करना है, उस विषय को हल करना है। आदरणीय गौरव जी ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जब 10 लोग टिकट मांगते हैं, टिकट एक को मिलता है, असहजता और थोड़ा सा विरोध स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो मानव प्रक्रिया है, ठीक है। पर हमने आयातित तो नहीं करे ना बाहर से। दमोह इसका उदाहरण है, जोबट इसका उदाहरण बनेगा, इसका उदाहरण पृथ्वीपुर बनेगा। मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ कि ये सब उदाहरण पुनः मध्य प्रदेश की आवाम जो है, खंडवा को लेकर भी कुछ कहेंगे रवि जी? जी, खंडवा को लेकर भी कुछ कहेंगे? कांग्रेस वहां कितनी मजबूत स्थिति में? हम खंडवा लोकसभा चुनाव जीत रहे हैं, ये बिल्कुल पक्का है कि हम जीतेंगे चुनाव। आम जनता का जो जनमानस है वो जनमानस कांग्रेस पार्टी के साथ में है। मानस बना चुकी है जनता कि इस बार कांग्रेस को मध्य प्रदेश में और देश में सरकार बनानी है। कांग्रेस, ठीक है, गौरव सर का रुख करूंगी। गौरव सर, दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन इन दावों का दम तो कुछ वक्त के बाद ही सामने आएगा, लेकिन बावजूद इसके अगर हम बात करें, जज्बात के नाते की यहाँ पर बात है, विकास के नाते की यहाँ पर बात है, घोषणाओं के असर की बात है, क्या लगता है जनता किससे प्रभावित होगी? भले नाजनी उपचुनाव 4 उपचुनाव हो रहे हो, एक लोकसभा के और 3 विधानसभा के, लेकिन अगर देखा जाए तो मूल तौर पर 11 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है और लगभग 6 जिले उससे प्रभावित हो रहे हैं। इन 6 जिलों में क्या काम हुआ है, इन विधानसभा क्षेत्रों में क्या काम हुआ है, जनता की क्या भावना है, क्या सहानुभूति है, इस सब का जो लिटमस टेस्ट है वो इस उपचुनाव के परिणाम साबित करेंगे। चलिए, और इसका इंतजार भी रहेगा। बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सपोर्ट और डैमेज कंट्रोल की यहाँ पर बात दोनों ही दलों में सामने आ रही है, लेकिन दोनों ही दल अपनी अपनी तरह से इसे साधने की बात कह रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि चुनावी प्रचार के शोर में ये डैमेज कंट्रोल को लेकर जो बात कही जा रही है वो उभर कर सामने आती है, या फिर पार्टी और संगठन के नेता इसे सामंजस्य बिठाकर सॉल्व करने में सफल हो पाते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।